गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट में। आज हम पढ़ेंगे एक सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस के केस से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दी है। हमारे केस का नाम है रजनीश वर्सेस नेहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में दिया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दी थी, जैसे कि अगर किसी पार्टी ने अलग अलग स्टैच्यूज़ के अंदर मेंटेनेंस केसेस फाइल किए हुए हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर किया हुआ है, डीवी एक्ट के अंदर किया हुआ है, सीआरपीसी के अंदर किया हुआ है, या हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर किया हुआ है, तो उस केस में अगर कोई प्रीवियस प्रोसीडिंग्स के अंदर कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया गया है, तो सक्सेसिव ऑर्डर में वो प्रीवियस अमाउंट जो ऑर्डर किया गया है वो कंसिडर किया जाएगा और उसके साथ उसको सेट ऑफ किया जाएगा। और अगर इसके अलावा दूसरी गाइडलाइन ये भी दी थी कि अगर कोई प्रीवियसली ऑर्डर पास किया हुआ है मेंटेनेंस के केस में और एक अमाउंट पार्टी ले रही है, तो कोई भी आगे सब्सिक्वेंट अगर कोई प्रोसीडिंग फाइल की जाती है उस पार्टी के द्वारा, तो उसके अंदर वो जो प्रीवियस ऑर्डर पास किया है वो उसका मेंशन करेगी। और इसके अलावा एक एफिडेविट भी उस पार्टी को फाइल करना ज़रूरी है, एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। वो हर पार्टी को अपने जो भी वो एप्लीकेशन लगाती है मेंटेनेंस के लिए, उसके साथ फाइल करना ज़रूरी है। तो साथ में जो रिस्पोंडेंट पार्टी है उसमें रिप्लाई के साथ वो अपना एफिडेविट लगाएगी, जो जिसे एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ बोला जाएगा। और वो एफिडेविट उस पार्टी को विद इन 4 वीक्स लगाना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई पार्टी उस वहाँ पे वो एफिडेविट फाइल नहीं करती है, तो कोर्ट उस कंडीशन के अंदर जो भी उसने प्लीडिंग फाइल की है उसके बिहाफ पे जजमेंट पास कर देगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें यह भी कहा गया है, इस जजमेंट में ये भी बोला गया है कि अगर कोई सर्कमस्टांसिस चेंज हो जाती है, कोई मतलब कि कोई और जैसे पार्टी की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ जाता है, तो उस कंडीशन में एक अमेंडेड एफिडेविट फाइल किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर कोई पार्टी है, अगर उन प्लीडिंग्स में या एफिडेविट में कोई गलत इन्फॉर्मेशन देती है, तो उस कंडीशन में उस पर सीआरपीसी की सेक्शन 340 के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जा सकती है। और उसके अलावा उस पर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी चलाई जा सकती है। हमने देखा है फ्रेंड्स कि जो पार्टीज़ की जो इनकम के सोर्सेज हैं वो उस पार्टी को पता होता है, उसके स्पाउस को भी पूरे इनकम के सोर्सेज नहीं पता होता। तो उस कंडीशन में जो कोर्ट है वो सेक्शन 106 एविडेंस एक्ट की पावर को इन्वोक करते हुए उस पार्टी को फोर्स कर सकती है कि वो अपने इनकम के बारे में पूरी जानकारी दे। इसके अलावा अगर कोई पार्टी मान लो EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आती है, या BPL के अंदर आती है, लेबर क्लास आती है, तो उस कंडीशन में एफिडेविट फाइल करने से उस पार्टी को छूट दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई जो परमानेंट एलिमोनी का केस है, परमानेंट एलिमोनी के अंदर पार्टीज़ अपने जो भी प्लीडिंग्स फाइल करती है उसमें वो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ओरल एविडेंस के माध्यम से अपनी इनकम को प्रूफ कर सकती है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को प्रूफ कर सकती है। और इसके अलावा परमानेंट एलिमोनी के केस में जो कोर्ट है वो रीजनेबल एक्सपेंसेस फॉर मैरिज ऑफ चिल्ड्रंस के रिलेटेड भी प्रोविजंस बनाएगी और उसमें उस एक्सपेंसेस को ऐड करेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर जब भी कोर्ट परमानेंट एलिमोनी को डिसाइड करेगी, तो उस कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें होगी, वो उसको कंसिडर करेगी, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ पार्टीज़ क्या है, जैसे जो एप्लीकेंट है उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, क्या वह मैरिज से पहले कोई वो जॉब कर रहा था या कर रही थी, या उसके मैरिज के टाइम पे क्या वो कोई जॉब कर रही थी या कर रहा था। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि अगर मतलब कि उसने अपनी कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को सेक्रीफाइस किया है फैमिली की अपब्रिंगिंग के लिए, या फिर बच्चों को पालने के लिए, या उस फैमिली के अडल्ट मेंबर्स को ध्यान रखने के लिए उसने अपने अपॉर्चुनिटीज़ को सेक्रीफाइस किया है, तो वो चीज़ भी कंसिडर करेगा कोर्ट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये भी बोला है कि ये जो प्रोसीडिंग्स है ये एग्जॉस्टिव नहीं होगी फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर कोई और फैक्टर है वो भी कोर्ट कंसिडर करेगा। ये जो भी फैक्टर्स जो अभी तक बताए हैं वो एग्जॉस्टिव नहीं है। इसके अलावा और भी कोई अगर
मतलब सर्कमस्टांस कोर्ट के सामने आती है, तो उसको भी मेंटेनेंस की अमाउंट को डिसाइड करते टाइम कोर्ट उसको कंसिडर कर सकता है। इसके अलावा अगर इस मतलब जो प्रोसीडिंग्स है इसमें अगर कोई मतलब कि इन्फोर्समेंट करवाना है तो वो इन्फोर्समेंट कहाँ होगा फ्रेंड्स, वो उस डिपेंड करता है कि कौन से एक्ट में अप्लाई किया है। अगर वो हिंदू मैरिज एक्ट में अप्लाई किया गया है तो सेक्शन 28 है हिंदू एक्ट का, उसके अंदर उस डिग्री को इन्फोर्स करवाया जाएगा। अगर उसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अप्लाई किया गया मेंटेनेंस के लिए तो उसमें 20(6) सेक्शन है, सेक्शन 20 का सबसेक्शन 6 उसके अंदर इन्फोर्स करवाया जाएगा। और अगर CRPC 125 में अप्लाई किया है, जो अब सेक्शन 144 BNSS बन चुका है, तो उस कंडीशन में 128 CRPC में उसको अप्लाई करवाया जाएगा, या फिर अब इसको 147 BNSS में उसको अप्लाई करवाया जाएगा। और ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।